वेलकम टू एग्जाम फैंसिया। जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। नोइंग योर सेल्फ इज द बिगनिंग ऑफ ऑल विजडम। खुद को जानना, कहते हैं खुद को जानना सभी बुद्धिमत्ता या सभी जो बुद्धि वाली चीजें हैं उनको जानना है। तो पहले आप खुद को जानिए कि आपके अंदर क्या हुनर है, क्या टैलेंट है, क्या चीज़ें छिपी हुई हैं। फिर धीरे धीरे आप समाज को, जैसे ही खुद को जानेंगे समाज को तुरंत जान जाएंगे। सो इस वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को देखते हैं। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय बांस मिशन। क्या राष्ट्रीय बांस प्रकार का क्या है? घास है। क्या बांस एक प्रकार का घास है। घास की श्रेणी में आता है बांस। बांस को हरा सोना भी कहा जाता है। क्या बांस जो है उसको हरा सोना भी कहा जाता है। हरा सोना। बांस में इतनी क्षमता होती है कि वो बहुत लोगों को क्या दे सकता है? रोजगार दे सकता है। और बांस कह सकते हैं पर्यावरण मैत्रिक वस्तु है। क्या पर्यावरण मैत्रिक वस्तु है। आप इसका उत्पादन अच्छा खासा होता है और इसका प्रयोग करके आप बहुत सारे ऐसे चीज को क्या कर सकते हैं? प्रतिस्थापित कर सकते हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। क्या जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। अब इसमें रोजगार की क्षमता तथा पर्यावरण मित्र होने के नाते सरकार ने इस पर ध्यान दिया, क्योंकि ये जो पूर्वी भारत है यहाँ पर बांस का उत्पादन बहुत अधिक होता है। तो इस योजना को वहीं पर क्या पूर्वी भारत में अधिक कंसंट्रेट करने की कोशिश की गई है, किंतु ये पूरे भारत की स्कीम है। इस स्कीम को 2006-7 में लेकर आया गया। क्या स्कीम कब आई? 2006-7 में स्कीम आई। ठीक। इस स्कीम को 2019-20 तक भी बढ़ा दिया गया है, यानी कि स्कीम अभी भी चालू है। क्या स्कीम अभी तक चालू है। ठीक है। अब ये जो राष्ट्रीय बांस मिशन है इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य को देख लेते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है और ये 2 पॉइंट याद रखना है। उद्देश्य बांस से सबसे अच्छा कागज बनता है। क्या बांस से सबसे अच्छा कागज बनता है। तो अगर उत्पादन बढ़ाया जाता है और कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन होता है तो दूसरे जो कह सकते हैं वस्तु हैं उनके स्थान पर बांस का अधिक से अधिक प्रयोग किया जा सकता है। तो उत्पादन बढ़ाना पहला लक्ष्य। दूसरा विविधता को बढ़ाना, प्रजातीय विविधता को बढ़ाना, यानी विभिन्न प्रकार के बांस को क्या बांस प्रजाति को रखना है। विभिन्न प्रकार के बांस प्रजाति को रखना है, जिससे जब विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होंगी तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। क्या इसको बोलते हैं? जैव विविधता। जितनी ही प्रजातीय विविधता होगी पर्यावरण उतना ही अच्छा होगा। ठीक है। अगला उद्देश्य इसका क्या था? बांस क्षेत्रफल। क्या बांस क्षेत्रफल का मतलब कि बांस उत्पादन जो एरिया है उसको भी क्या करना है? उसको भी बढ़ाना है। क्या उसको भी बढ़ाना है। अगला हम लोगों ने बात किया रोजगार को बढ़ाना है। क्या रोजगार को बढ़ाना है। अगला इससे संबंधित जो टेक्नोलॉजी है इससे संबंधित जो है उसके प्रयोग को बढ़ाना है और नई टेक्नोलॉजी लाना है।
और हस्तशिल्प उद्योग पूर्वी भारत में हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देना। पूर्वी भारत में बांस से बहुत सारे सामान बनाए जाते हैं। अच्छी अच्छी कुर्सी आप देख लेंगे तो मस्त हो जाएंगे। तो ये था क्या, राष्ट्रीय बांस मिशन। अब देखते हैं इको मार्क क्या होता है। इको मार्क, इको मार्क इको मार्क एक प्रकार की केंद्र सरकार की लेबलिंग योजना है। लेबलिंग क्या होती है, जैसे कोई पदार्थ है, क्या कोई पदार्थ है, अब उस पदार्थ को क्या मार्केट में बेचना है। अभी हम मान लेते हैं क्या कोई पदार्थ है, अब इसको मार्केट में बेचना है। अब इस पर आप देखेंगे बहुत सारी कंपनियां अपना लेबल लगाती हैं। क्या बहुत सारी कंपनियां अपना लेबल लगाती हैं। जैसे इसको अगर हम लेज मान ले, क्या लेज, या भुट्टा मान ले, क्या भुट्टा, भुट्टा अगर इस पैकेट में आया तो इस पर लेज ने अपना क्या लगा दिया, लेबल ऐसे लगा दिया। ठीक है, आप देखेंगे बगल में लेबल लगा रहेगा। ठीक है, तो जिस तरह कंपनियां पदार्थों पर, अपने पदार्थों पर लेबल लगाती हैं, उसी तरह भारत सरकार ने एक प्रकार की लेबलिंग स्कीम लेकर आई। अब भारत सरकार किन पदार्थों पर इस स्कीम को लागू करना चाहती है। भारत सरकार इस इको मार्क को ऐसे पदार्थों, ऐसे सभी पदार्थों पर लेबलिंग करना चाहती है जो क्या है, पर्यावरण मित्र, क्या पर्यावरण मित्र हैं, यानी कि उनका आप प्रयोग करेंगे तो पर्यावरण का ह्रास नहीं होगा, और जो भी जागरूक व्यक्ति हैं उसका वो प्रयोग कर सकते हैं, क्या प्रयोग कर सकते हैं। अब ये लेबलिंग लगाने का कार्य कौन करता है, इसको करता है एक संस्थान है भारत सरकार का, भारतीय मानक ब्यूरो, क्या भारतीय मानक ब्यूरो। भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना 1986 में होती है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नई दिल्ली, अब कहाँ पर है, नई दिल्ली है। ये जो BIS है ये उपभोक्ता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्या ये है, उपभोक्ता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उपभोक्ता मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। अंतर्गत आता है। ठीक है, अब क्या पॉइंट जानना है इसको, 2016 में, क्या 2016 में एक एक्ट लाया गया। क्या 2016 में BIS करके एक एक्ट लाया गया, इसी के नाम से, क्या BIS एक्ट 2016 में, और इसको क्या कर दिया गया, एक लीगल स्टेटस दे दिया गया। क्या कह सकते हैं, संवैधानिक स्टेटस दे दिया गया। क्या संवैधानिक स्टेटस दे दिया गया। इसकी जो गवर्निंग बॉडी है, मतलब BIS की जो कह सकते हैं गवर्निंग परिषद है, गवर्निंग परिषद, इसमें 25 सदस्य होते हैं, यानी टोटल 25 सदस्य होंगे। और जो इसका इक्सो यानी कि पदेन जो अध्यक्ष होगा, पदेन अध्यक्ष होगा या चेयरमैन आप कह सकते हैं, पदेन चेयरमैन, वो कौन होंगे, मंत्री, उपभोक्ता मंत्री। ठीक है, इतना आपको इसमें ध्यान देना। अब 25 में सभी होंगे, क्या ये 25 सदस्य में सभी होंगे, वैज्ञानिक भी होंगे, उपभोक्ता की तरफ से भी लोग होंगे, मार्केट की तरफ से भी लोग होंगे, सभी मिलाकर इसमें क्या
25 सदस्य होंगे। अब BIS क्या करता है? BIS क्या करता है? मानक निर्धारित करता है। मानक निर्धारण, बहुत सी वस्तुएं हैं। अब वो वस्तुएं हो सकता है कि काल लाभ के लिए ऐसा बना दिया जाए जिसका खाने के बाद आदमी बीमार पड़ जाए। तो कुछ मानक होना चाहिए कि इस मानक पर आपका सामान रहेगा तभी मार्केट में बिकेगा, नहीं तो नहीं बिकेगा। तो मानक निर्धारित करती है कौन? भारतीय मानक ब्यूरो। और गुणवत्ता का निर्धारण करती है। कैसी गुणवत्ता होनी चाहिए, इतने लेवल का गुणवत्ता होगा तो आपको मार्केट में एक्सेस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो गुणवत्ता के लिए क्या प्रमाण पत्र भी देती है, प्रमाण पत्र देती है। क्या प्रमाण पत्र देती है गुणवत्ता के लिए। और क्या करती है? स्वास्थ्य संकट को कम करती है। स्वास्थ्य संकट को कम करने का अभिप्राय इसी से है कि गुणवत्ता अगर अच्छा रहेगा तो स्वास्थ्य संकट नहीं रहेगा। यानी कि अगर BIS को हटा लिया जाए और सभी अपने अपने मर्जी से क्या काम करने लगें तो ऐसा सामान बनाएंगे जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि भारत में उतना राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद मतलब आप जापान में देखेंगे तो जापान के जो लोग हैं उनका एक बहुत प्रचलित सा कहावत है कि जापान के लोग, दूध बेचने वाले जापान में भी होंगे, तो दूध में कोई चीज़ नहीं मिलाते, कोई भी चीज़ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि मैं दूध में कुछ भी मिलाऊंगा तो हमारे नागरिक ही क्या होंगे? बीमार होंगे। और हमारे नागरिक बीमार होंगे तो हमारा राष्ट्र क्या होगा? कमज़ोर होगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में तो दूध में कुछ भी मिला दो, कोई भी बीमार हो मुझसे क्या, क्योंकि अभी हम लोग राष्ट्र बनने के रास्ते पर हैं। क्या राष्ट्र बनने के रास्ते पर हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसी सोच नहीं है। इसलिए ऐसे संस्थान की क्या हो जाती है? आवश्यक हो जाती है, आवश्यकता है। अगला, निर्यात बढ़ाना। क्या? निर्यात बढ़ाना। अगर कोई संस्थान है और वो क्या कर रहा है? मानक निर्धारित कर रहा है, तो विश्व स्तर पर क्या होगा कि हाँ ऐसे ऐसे मानक है, तो उस वस्तु की क्या मांग बढ़ेगी, क्या उस वस्तु की मांग बढ़ेगी। तो इसका काम क्या है? निर्यात बढ़ाना भी है कि निर्यात को बूस्ट करे। तो इतना आपको जानना है किसके बारे में? भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में। उपभोक्ता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये इसकी सामान्य जानकारी। अब ये जो लेबलिंग इको मार्क है, ये किसके संदर्भ में दिया जाता है? पर्यावरण। यानी ये कोई भी लेबलिंग कर दी गई किसी भी वस्तु पर, ये इको मार्क की लेबलिंग कर दी गई कुल मिला के, तो ये माना जाएगा कि ये वस्तु पर्यावरण मित्र वस्तु है। क्या? पर्यावरण मित्र वस्तु है। ठीक है, और ये किसके तरफ से किया जाता है? इको मार्क की लेबलिंग BIS करता है। BIS उपभोक्ता मंत्रालय के अंतर्गत आता है, किंतु इको मार्क की लेबलिंग वो पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से करता है। क्या? पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से करता है। ठीक है, 1991 में पहली बार ये लेबलिंग आई। पहली बार। इको मार्क के बारे में आपको क्या जानना है? कि एक पर्यावरण मित्र, क्या पर्यावरण मित्र लेबलिंग स्कीम है जो BIS जारी करता है। किसकी तरफ से? पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से। क्या? पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से। अब आपको इको मार्क क्या करना है? कोई आप सपोज करिए कि आप एक विनिर्माता हैं, कोई किसी भी सामान का आप बना रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि मुझे इको मार्क मिल जाए। अब इको मार्क मिल जाए इसके लिए आप क्या करेंगे? आप BIS के पास जाएंगे कि हमें इको मार्क चाहिए। अगर इको मार्क मिलेगा तो आप मिलने के पीछे आपको फायदा क्या है कि वर्तमान समय में जो कह सकते हैं अमीर वर्ग हैं, उनके पास एक साधारण सी समझ आ गई है। क्या? पर्यावरण के प्रति साधारण सी समझ है, लेकिन वो करते काम तो वही है कि पर्यावरण के लिए आपके पास समझ है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन सारा काम तो करते वही है। पर्यावरण को नुकसान, गरीब आदमी के पास समझ नहीं है, चलो ठीक है। गांव के लोगों के पास समझ नहीं है पर्यावरण की, चलो ठीक है, लेकिन वो कोई ऐसा काम तो करते नहीं जो पर्यावरण को नुकसान हो। ज़्यादा काम ग्रामीण वाले तो करते नहीं, सब तो शहरी वाले।
शहर वाले क्या ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप केवल इतना समझें कि जो अमीर वर्ग है, अमीर वर्ग अगर उस पर इको मार्क लगा है तो पैसा ज़्यादा दे सकता है, क्या पैसा ज़्यादा दे सकता है, बस इतना। और उस कंपनी की क्या प्रतिष्ठा भी स्थापित होगी अगर इको मार्क रहेगा, क्या प्रतिष्ठा भी स्थापित होगी। तो BIS के पास क्या किसी कंपनी ने अपना क्या प्रस्ताव रखा कि मुझे इको मार्क का लाइसेंस दीजिए। अब BIS क्या करेगा, BIS उसके सामान की पूरी क्वालिटी को चेक करेगा, क्या पूरी क्वालिटी टेस्टिंग करेगा, कौन सा सामान उसमें लगा है। अगर इको मार्क दे दिया गया और उसमें क्या ऐसा सामान लगा है जिससे पर्यावरण का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कैसे, कोई ऐसा पेड़ है जो क्या है रेड सैंडर, जैसे रेड सैंडर एक पेड़ है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। अब उससे आप सामान बना रहे हो, उस पर इको मार्क कैसे लगेगा, क्योंकि वो बहुत ही खराब कह सकते हैं, खराब नहीं कह सकते हैं, वो बहुत कम बचा है, उस पर आप इको मार्क कैसे ले सकते हैं। गिद्ध का कोई सामान बना दे, वैसे गिद्ध नहीं है भारत में, और उनका सामान बना के आप इको मार्क, तो सामान आपने जो बनाया है उसमें कच्चा माल कैसे लगा है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कच्चा माल कैसे लगा है, पर्यावरण को आपने कितना मतलब सुरक्षित किया है, आपने कम से कम पर्यावरण पर जो बेस्ट है वो निकाला है। तो इस सब की टेस्टिंग करेगा कौन, BIS टेस्टिंग करेगा। उसके बाद एक समय विशेष के लिए आपको इको मार्क देगा, क्या समय विशेष के लिए। समय विशेष का मतलब कम से कम 1 साल समय विशेष के लिए देगा, कम से कम 1 साल, अधिक से अधिक कितना भी दे सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं दिया जाता है, 2, 4, 5 साल दिया जाता है। और उसके बाद पुनः, क्योंकि इको मार्क मिल गया, उसके बाद आप पर्यावरण ऐसा काम करने लगे जो पर्यावरण का नुकसान हो, आप लगाए हैं क्या है, इको मार्क लगाए हैं। तो इको मार्क के बारे में आपको इतना समझना है। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।